दोस्तों आरबीआई की एक रीसेंट नोटिफिकेशन आई है जिसमें आरबीआई ने साफ शब्दों में ये कहा है कि जितना भी बैंक एक तरह से लोन डिसबर्स करते हैं उसके ऊपर जो रिस्क जुड़ा हुआ है उसे 100% से बढ़ाकर अब आरबीआई ने 125% कर दिया है। यानी मोटा मोटा अभी मैं इसको आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है। लेकिन स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप मोटा मोटा बस ये समझ लो कि अगर आप हाल फिलहाल कोई भी बैंक से लोन लेना चाह रहे थे, या फिर अगर किसी भी एनबीएफसी से लोन लेना चाह रहे थे, या फिर अगर मान लो आजकल जो इनका चलन चल चुका है एक तरह से इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप्स का, ठीक है, कहीं से भी अगर आप लोन लेना चाह रहे थे तो मोटी मोटी बात यह है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द, जैसे जैसे, क्योंकि अब ये लागू तो कर दिया है, नोटिफिकेशन आ गई है, अपडेट भी हो चुका है कि ये 100% से बढ़ा के 125% कर दिया है। अब आने वाले समय में जितने भी बैंक हैं, एक तरह से जितने भी बैंक पकड़ लो, एनबीएफसी पकड़ लो, पर्सनल लोन ऐप्स पकड़ लो, सभी के जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो महंगे होने वाले। मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा कि क्या विवाद है, आरबीआई ने क्या कहा है, एक एक चीज करके। मतलब बहुत टेक्निकल बात है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर कोई 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी देख रहा है ना, तो इतने आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल सरल भाषा में आपको सारी की सारी कहानी समझा दूंगा कि क्यों लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है महंगे होने वाले हैं। ठीक है, देखो अब यहां पे सबसे पहले ये समझो कि जो भी बैंक होते हैं, बैंकों का बाप कौन है? एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को पकड़ के रखता है कि भाई कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? कि भारत एक सुरक्षित देश रहे, कि हम जो भी पैसा बैंकों में रखते हैं, कोई भी बैंक ऐसे डिफॉल्ट ना कर जाए, किसी भी बैंक पे ताला ना लग जाए। तो उसके लिए बैंकों के लिए, मतलब एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ कड़े नियम बना के रखता है बैंकों के लिए। देखो बैंकों के लिए एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि कोई भी बैंक अगर मान लो कोई भी लोन देता है, मान लो कोई भी बैंक किसी कस्टमर को दिया, देखो बैंक ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपको या मेरे को लोन देते हैं, बैंक कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो बैंकों को आरबीआई ये बोलते हैं कि आप जो भी लोन दोगे ना, उस लोन के हिसाब से मैं बताऊंगा कि इस लोन में कितना रिस्क जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो बैंक है, बैंक अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास भी रखते हैं, तो आरबीआई ये बोलते हैं कि जो पैसा तुम मेरे पास रख रहे हो इसके ऊपर मैं मानता हूं कि 0% रिस्क है, जितना बैंक का पैसा आरबीआई के पास पड़ा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, ऐसे ही बैंक बोलते हैं कि कुछ तुम पैसा स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देते हो, इसके ऊपर भी 0% हम रिस्क मानते हैं कि ये पैसा बैंकों का डूबेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ कुछ बैंक आप देखते हो ना आजकल लोन अगेंस्ट एफडी मिलता है कि 50,000 की एफडी कराई, उसके बदले बैंक आपको 45,000 रुपए का लोन दे देगा। भाई कल को अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो उसकी एफडी तो बैंक के पास है ना, तो बैंक बोलते हैं ऐसे लोन पे भी 0% रिस्क है। लेकिन मान के चलो, अब आगे बोलते हैं कि मान लो किसी बैंक ने होम लोन दिया 50 लाख रुपए का, तो बैंक आरबीआई ये बोलता है कि इस लोन के पीछे आरबीआई मानते हैं कि 50% का रिस्क है। अब ऐसा नहीं है कि देखो 50% का रिस्क है, इसका मतलब आरबीआई ये नहीं कह रहा कि पैसा डूब ही गया। भाई 50% का आरबीआई रिस्क मानता है कि भाई अगर आप 1 लाख रुपए का, मान लो अगर कोई बैंक 1 लाख रुपए का होम लोन दे रहा है, तो आरबीआई के हिसाब से ये लगता है कि 50,000 रुपए का, यानी 50% उसमें रिस्क जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके हर एक चीज के ऊपर आरबीआई ने जो है अलग अलग वो लगा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज आती है कंज्यूमर क्रेडिट। अब कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर सिक्योर्ड लोन्स भी आ जाते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स भी आ जाते हैं। लेकिन अब हाल फिलहाल आरबीआई ने ये कहा है कि जो कंज्यूमर क्रेडिट वाले डिपार्टमेंट में पहले रिस्क जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ था 100% का। यानी अगर बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन दिया तो आरबीआई मानता था कि पूरा का पूरा पैसा, देखो जिस स्पीड से आज की डेट में जो ये भारत के बैंक है, आपने देखा होगा किसी का सिबिल स्कोर 19-21 भी है, बैंक धड़ल्ले से उन्हें भी पर्सनल लोन दे रहे हैं, धड़ल्ले से उन्हें भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं। तो पहले आरबीआई मानता था कि भैया 1 लाख रुपए का मान लो अगर आप लोन दे रहे हो अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, उस पर आरबीआई बोलता था कि मैं तो ये मानता हूं कि पूरा का पूरा पैसा ही रिस्क पे है। भाई पैसा आ भी सकता है, ये नहीं कि मानते। देखो इस जो पूरी की पूरी टेबल है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख का लोन मान लो बैंकों ने दिया तो आरबीआई ये नहीं कह रहा कि 1 लाख का 1 लाख डूब ही जाएगा। आरबीआई ये कहता है कि हो सकता है कि डूब भी जाए। तो आरबीआई बोलते हैं कि मैं तो 100% रिस्क मानता हूं आपके अनसिक्योर्ड लोन्स में। अब इसे आरबीआई ने बढ़ा के 125% कर दिया। कहने का मतलब यह है, अब आरबीआई कहता है कि जिस स्पीड से बैंक भारत के अंदर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन बांट रहे हैं, तो आरबीआई बोलते हैं कि अगर किसी को आपने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन दिया है ना, तो मैं मानता हूं कि 1 लाख नहीं, 1.25 लाख रुपए का रिस्क जुड़ा हुआ है इसमें। अब आप कहोगे कि भाई लोन 1 लाख रुपए का दिया है तो 1.25 लाख रुपए का कैसे आरबीआई कह रहा है कि रिस्क जुड़ा हुआ है? देखो अब आरबीआई ये नहीं कह रहा भी हर एक लोन ही डिफॉल्ट हो जाएगा। आरबीआई का ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन बैंक से ले लिया, अब मैं बैंक का पैसा नहीं दे रहा, मैं चुन्नी भी नहीं लौटा रहा बैंक को, तो आरबीआई कह रहा है कि भाई 1 लाख तो तुम्हारा डूब सकता ही सकता है, साथ में तुम मेरे ऊपर, यानी मैं बीइंग अ कस्टमर, मेरे ऊपर जो बैंक केस करेगा, बैंक का वकील कोर्ट में जाएगा, मेरे को सेक्शन 138 का नोटिस भेजेगा, एलआरएन भेजेगा, डीएलएन भेजेगा, तो ये नोटिस भेजेगा, इसके भी तो खर्चे हैं। बैंक की रिकवरी टीम मेरे पास आएगी, और मान के चलो इतनी कड़ी मशक्कत के बाद भी मैं बैंक की चुन्नी भी नहीं लौटाता, मान लो लीगल जो मर्जी मेरे पास एक्शन हो जाए, लेकिन बैंक की मैं चुन्नी भी नहीं लौटा रहा, लेकिन
ये तो खर्चे हैं ही हैं। तो आरबीआई बोलते हैं कि भाई अनसिक्योर्ड लोन अगर 1 लाख रुपए का आप दे रहे हो तो मैं मानता हूं कि 1.25 लाख रुपए का आपके ऊपर रिस्क जुड़ा हुआ है। तो ये चीज आरबीआई ने इसे बढ़ा दिया। यानी ये जो कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर दो चीजें होती हैं, कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर एक सिक्योर्ड लोन भी होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन भी होता है। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर आरबीआई ने कहा है कि रिस्क जो है 100% से बढ़ा के मैं 125% कर रहा हूं। अभी बस बने रहो, मैं पूरी की पूरी कहानी समझा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो जी, ये जो रिस्क है इसे हम बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो अभी मैंने आपको ये सारा कुछ समझाया, भी हर एक लोन के पीछे अलग अलग तरह का रिस्क जुड़ा हुआ है। जैसे अब एक एग्जांपल और लेके समझा देता हूं। मान के चलो बैंकों ने टोटल 1 2 3 4 5 प्रकार के लोन डिसबर्स किए। जैसे लोन अगेंस्ट एफडी दिया 1 लाख रुपए का, इसके ऊपर रिस्क कितना था 0% का, तो एक तरह से रिस्क वेटेड एसेट की अमाउंट कितनी हो गई 0 रुपीज हो गई। ऐसे ही मान लो बैंक ने 1 लाख रुपए का होम लोन दिया, इसके ऊपर आरबीआई कहता है जी 50% का मैं मानता हूं रिस्क है, तो एक तरह से 50,000 रुपए का रिस्क हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही एक अलग लोन दिया कि अपने ही जो एक तरह से सिक्योर्ड लोन दिया अपने ही स्टाफ मेंबर्स को, तो आरबीआई बोलता है कि इसके अंदर मैं मानता हूं 20% का रिस्क है, तो 1 लाख का लोन दिया तो 20,000 रुपए का रिस्क हो गया। ऐसे ही कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर 1 लाख रुपए का बैंक ने लोन दिया, पहले इस पे रिस्क 100% था तो यहां 1 लाख आ जाता, अब इसे बढ़ा के 125% कर दिया, तो यहां पे आरबीआई कह रहा है जी 1.25 लाख रुपए का रिस्क जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर बैंक ने पैसे इन्वेस्ट किया, मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह वगैरह में, इसमें मान लो 2 लाख इन्वेस्ट किया तो आरबीआई कहता है 2.5% का रिस्क है, तो 5,000 ये हो गया। यानी कहने का भाव ये है कि टोटल बैंक ने एक तरह से 6 लाख रुपया एक तरह से मार्केट में किसी को लोन दिया तो कहीं इन्वेस्ट किया, तो टोटल 6 लाख रुपया एक तरह से एग्जिट कर दिया अपने अंदर से, जिसके साथ आरबीआई के हिसाब से आरबीआई ये बोलते हैं कि 2 लाख रुपए का आरबीआई मानता है इसके ऊपर रिस्क जुड़ा हुआ है। यानी 6 लाख रुपए का मोटा मोटा अगर बैंक लोन दे रहा है इस एग्जांपल के हिसाब से, तो इसके ऊपर 2 लाख रुपए का रिस्क जुड़ा हुआ है। आप समझ गए बात को। अब आगे एक तीसरी चीज आती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब इस केस में ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये टियर 1 और टियर 2 कैपिटल मोटा मोटा बस आप ये समझ लो, ये जो टियर 1 कैपिटल होती है ना, ये बैंक के प्रॉफिट से जुड़ी होती है, और टियर 2 जो कैपिटल होती है ये बैंक के एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह जो, या फिर आप ये कह लो कि जो लंबे समय के लिए लोन दिए होते हैं उसे टियर 2 कैपिटल बोलते हैं। तो मोटा मोटा बस इसका ऊपर से बता देता हूं। अगर मान लो कोई भी बैंक की देखनी है ना कि उसकी हालत कैसी है, अच्छी है या बुरी है, डूबेगा या नहीं डूबेगा, तो आप ये समझ लो कि अगर बैंक को कोई भी नुकसान हो रहा है, मान लो कोई भी नुकसान हो गया, अगर तो वो नुकसान की भरपाई टियर 1 कैपिटल से कर लेता है तो इसका मतलब बैंक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर बैंक के ऐसे दिन आ गए कि उसको टियर 2 कैपिटल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या टियर 2 कैपिटल पर निर्भर होकर के अपने लॉसेस को रिकवर करना पड़ रहा है, तो उस बैंक का अंत ये मान के चलो बस बर्बादी की तरफ एक तरह से बढ़ ही रहा है। तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाते, मैं मान लेता हूं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को सिर्फ कैपिटल लिख देता हूं, ठीक है। ज्यादा टियर 1 टियर 2 के चक्कर में नहीं पड़ते, डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया था कि 6 लाख रुपए का बैंक ने लोन डिसबर्स किया, जिसके पीछे या नीचे लिख देते हैं रिस्क वेटेड एसेट थे 2 लाख रुपए, ठीक है। ऊपर आ गया कैपिटल, ठीक है जी, और यहां पे ये होता है CAR। अब CAR क्या है, देखो अब एक तरह से आरबीआई ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारा 2 लाख रुपया रिस्क पे पड़ा है ना, तो इसके पीछे तुम्हें एक अमाउंट, यानी बैंकों को आरबीआई बोलता है कि अब तुम्हारा 2 लाख रुपया, ध्यान से समझना, 2 लाख रुपया रिस्क पे पड़ा है। आरबीआई ने बैंकों को बता दिया कि बेटा आपका 2 लाख रुपया रिस्क पे पड़ा है, ये आरबीआई मान रहा है, तो तुम्हें इसके पीछे एक ऐसी अमाउंट अपने पास अलग से रखनी पड़ेगी जिसे तुम लोन नहीं दे सकते, यानी तुम उस पैसे को बफर में रखोगे, यानी कल को अगर तुम्हें कुछ दिक्कत आ गई, बैंक पे संकट आ गया, तो वो पैसा तुम काम में लोगे। अब एक होती है बेसल कमेटी, ठीक है, बेसल कमेटी होती है, ये जैसे मान के चलो भारत के बैंकों को कौन गाइडेंस देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, ऐसे ही दुनिया भर के जितने भी बैंक्स हैं उनकी एक कमेटी बना रखी है जिसका नाम है बेसल कमेटी, ठीक है। ये बेसल कमेटी जैसे आरबीआई हो गया ना, इस बेसल कमेटी के साथ जैसे आरबीआई भारत का हो गया, पाकिस्तान का हो गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो ये इसके साथ बात करेगा, तो जितने भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं ना हर देश के, वो बेसल कमेटी को फॉलो करते हैं। बेसल कमेटी ये कहती है कि भैया 8% आपको अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो कि अगर किसी का, जैसे सपोज करो, अब इस बैंक का एग्जांपल लिया कि 6 लाख रुपए के लोन के पीछे 2 लाख रुपया रिस्क पे पड़ा है आरबीआई के हिसाब से, तो ठीक है, बेसल कमेटी कहेगी तो 2 लाख का 8% तुम्हें बफर में रखना पड़ेगा, यानी 8 दूनी 16,000 रुपए, यानी 16,000 रुपए इस बैंक को ऐसा रखना पड़ेगा कि भाई ये बफर में रहेगा पैसा, ना तो इसका कोई लोन दे सकता है, बस एक तरह से बस अलग से अपने पास रखना पड़ेगा, सिर्फ इस डर से कि कल को अगर बैंक में कुछ संकट आया तो ये पैसा काम में आएगा। लेकिन आरबीआई बेसल कमेटी से भी सेफर साइड चलता है, आरबीआई कहता है हम 8% को फॉलो नहीं करेंगे, हम 9% पैसा रखवाएंगे ताकि बैंक और ज्यादा सेफ रहे। अब यहां पे समझो, ठीक है, यहां पे
अगर मान के चलो मैं 9%, आरबीआई बोलता है 9% मेंटेन करना पड़ेगा, हमारे वाले एग्जाम्पल में हमारा 2 लाख रुपए रिस्क पे पड़ा था, ऊपर आ गया कैपिटल, तो एक तरह से ये 9 दूनी 18, तो एक तरह से इस बैंक को 18,000 रुपया ऐसा रखना पड़ेगा अपने पास कि जिसे वो लोन नहीं दे सकता। यानी अभी तक बैंक ने 6 लाख का लोन दिया, जिसके पीछे आरबीआई के हिसाब से 2 लाख का रिस्क जुड़ा हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके पीछे, अब 6 लाख रुपए के लोन के पीछे क्योंकि 2 लाख का रिस्क जुड़ा हुआ था, तो बैंकों को अब 18,000 रुपए एज अ बफर रखना पड़ेगा। ये तो अभी तक की कैलकुलेशन थी। अब जो हमने नोटिफिकेशन देखी, ठीक है, अब यहां पे समझो, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला हो गया, ऊपर आ गया, सॉरी नीचे आ गया रिस्क वेटेड एसेट, ऊपर आ गया कैपिटल, ठीक है जी। अब यहां पे समझो, अब क्योंकि जो कंज्यूमर लोन है उसका रिस्क फैक्टर आरबीआई ने 100% से बढ़ा के 125% कर दिया। अब ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल बताया कि जी 6 लाख का लोन हो गया, लेकिन बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो तो करोड़ों, पता नहीं कितने में चली जाती है एक तरह से। अब मान के चलो क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ेगा तो ये नीचे वाला नंबर बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया कि जी 2 लाख रुपए का हमारा रिस्क था, तो यहाँ मेरे को 9% मेंटेन करना है, तो मेरी जो कैपिटल आ गई यहाँ पे, ये जो कैपिटल आ गई थी, ये मेरी कैपिटल आ गई थी 18,000 रुपए, ठीक है जी। लेकिन अब मान के चलो क्योंकि ये 100% से बढ़ा के 125% कर दिया है, तो मेरा नीचे वाला नंबर बढ़ेगा ना, मेरा जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं अब ये बढ़ेंगे। आरबीआई की नजरों में भाई रिस्क फैक्टर बढ़ेगा ना बैंकों का। अब यही मान के चलो कि क्योंकि बढ़ेगा, एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि यही 6 लाख के लोन के पीछे अब 2 लाख की जगह क्योंकि ज्यादा ही अमाउंट आएगी, तो नीचे मान लो 3 लाख रुपए का रिस्क बढ़ गया। एक मतलब आप समझ रहे हो बात को, कि जैसे अभी तक आरबीआई क्या कह रहा था, अगर ये 100% के हिसाब से मैं लेके चलता तो मान लो अभी नीचे नंबर 2 आ रहा था, लेकिन अब ये 125% हो गया, तो ये 25% से बढ़ गया, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। मान के चलो कल को ये 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, तो जितना ये नीचे वाला नंबर बढ़ेगा उतना ही तो ये बढ़ेगा। मान लो ये 2 की जगह 3 हो गया नीचे वाला, तो 9 3 27, तो 27,000 रुपए मेरे को रखने पड़ेंगे अब 6 लाख के पीछे। यानी कहने का मतलब ये है भाई बैंकों को अब ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा बफर में ज्यादा पैसा अगर बैंक रखेंगे तो ये पैसा तो बैंकों का वेस्ट ही होगा ना। मान लो एक बैंक है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पहले वो मान के चलो कि 1,000 करोड़ रुपया उसने बफर में रखा हुआ था, क्यों इसके पास है, ये लोन भी दे सकता था, लेकिन इसने बफर में रखा हुआ था। अब क्योंकि रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ जाएंगे तो अब हो सकता है एसबीआई को 1250 करोड़ रुपए रखना पड़े, क्योंकि मान लो 25% से बढ़ गया, तो अब 1250 करोड़ रुपए बफर में रखना पड़ेगा, यानी 250 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा बफर में। अब बफर में जो पैसा पड़ा है वो उसे आगे लोन में तो दे नहीं सकता। अब इसका सीधा सीधा इंपैक्ट यही पड़ेगा कि बैंकों के पास पैसा कम हो गया, लोन तो देना है, डिमांड भी उतनी है, तो अब डिमांड ज्यादा है तो एक तरह से क्या होगा, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप कहोगे जी एनबीएफसी से ले लेते हैं, एनबीएफसी तो एक डाटा के हिसाब से 50% खुद पहले पैसा बैंकों से लेता है, उसके बाद आपको पैसा चिपकाता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि लोन चाहिए तो सीधा बैंकों से ही ले लो। एनबीएफसी तो एक तरह से वो बोलते हैं ना बीच वाले, वो वाला काम हो गया एक तरह से, कि खुद बैंकों से लेगा और आपको महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देगा बीच में से अपना कमीशन खा करके। इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप्स का भी यही काम है, ये खुद भी किसी ना किसी एनबीएफसी के साथ टाई अप करके बैठे हैं, एनबीएफसी बैंकों से पैसा लेता है, तो चेन है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बैंकों से ही लोन ले लो, बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, यानी मार्केट में हर जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए। तो ये था एक मतलब अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काफ़ी टेक्निकल था सारा का सारा कुछ, बट फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं आपको जो है साधारण भाषा में समझा सकूँ। बाकी अगर आपको ये सेशन जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अच्छा, इसके अलावा भी हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है फोकस पाथ करके, वहाँ पे भी हम सारी की सारी बैंकिंग के ही अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप भी प्लीज़ इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो वीडियोज़ इस पर डलती हैं सेम ऐसे ही टॉपिक्स जो है हम इस चैनल पर भी डालते रहते हैं। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।